हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, यकीन मानिए आप अगर आप ये क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हो तो बीएसटीसी में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके 8 अक्टूबर के लिए संभावित क्वेश्चन सभी की हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के नाम से प्ले लिस्ट के वीडियो आप सारे देखें। सिर्फ ये वीडियो आप देख कर चले जाएँ, पूरा पेपर आपको इसी जो हमने वीडियो डाल रखे हैं इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैं आपको देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ तो आपको शिक्षक अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिक्षमता, उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि ये पार्ट एक ऐसा है जो आपको मतलब कि 3 ऑप्शन में इनके नंबर हैं। अब एक ऑप्शन में 1 नंबर है, एक में 2 नंबर हैं, एक में 3 है, एक में 0 है। अब देखो ये एक ऐसा पार्ट है जहां आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और एक बहुत ही कम तैयारी, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इसमें अच्छा स्कोर कर पाएगा। आपका रिजल्ट जब आए आप देख लेना, सबसे ज़्यादा अंक इसी में आएंगे आपके। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देख लें। हमारा जो भाग 6 में आएगा शिक्षण अभिक्षमता, उसमें 101 से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि गेस्टाल्ट को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य कराने में अंश से पूर्ण की ओर चलना चाहिए, आसान से कठिन की ओर चलना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। गेस्टाल्ट कहता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र। क्या मतलब होता है? समग्र। अब इसमें आपको 3 नंबर कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। हमें पहले तो पूरी चीज़ का ओवरव्यू दे देना है। अब आप कोई भी पाठ आप बीएसटीसी करने के बाद शिक्षक बन जाओ, कोई भी पाठ आपका है, जैसे कि हमारा पाठ है महात्मा गांधी, तो आप पूरा ओवरव्यू आप थोड़ा सा महात्मा गांधी का आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आप दोगे कि महात्मा गांधी महापुरुष थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देंगे आप। उसके बाद उन्होंने आंदोलन किए, सत्याग्रह किया, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वो दक्षिणी अफ्रीका गए, फिर 1915 में वापस लौटे। कुछ चीज़ें आप पूर्ण का मतलब कि महात्मा गांधी का पूरा ओवरव्यू दे देंगे आप कुछ मिनटों में। जैसे कि पाठ का सार की मैं बात कर रहा हूँ, पाठ का सार बता देंगे। उसके बाद आप पाठ की ओर चलेंगे, पहले पूरा ओवरव्यू, फिर छोटी छोटी चीज़ों पर आप चलेंगे। तो पूर्ण से अंश की ओर चलना ये गेस्टाल्ट कहता है। यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात करें तो यहाँ आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आसान से कठिन की ओर, क्योंकि पहले हमें आसान चीज़ें बतानी है फिर कठिन बतानी है, उससे आपको 1 नंबर मिलेगा। अंश से पूर्ण की ओर तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा गेस्टाल्ट में। गेस्टाल्ट में पहले ओवरव्यू देना होता है, फिर हमें छोटे छोटे अंशों में उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि में कैसा होगा? तो जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो, वो आपकी दृष्टि में कैसा हो? तो सिंपल सा आपको तो बताना है कि जब बच्चे विषय वस्तु की स्मृति धारण कर लें, कुल मिला के ठीक है बच्चों की याद हो जाए। उसके बाद में विद्यार्थी विषय वस्तु का अवबोध कर सकें, ठीक है, वो उसको चिंतन मनन कर सकें। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। विद्यार्थी एक एक शब्द हूबहू बोलने लगे, नहीं ये कोई बात नहीं होती। हूबहू तो ये तो रटाफिकेशन हो जाएगा, है ना। हूबहू नहीं, रटने वाला तो शिक्षण विधि में है ही नहीं, है ना। समझ पर आधारित होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो विषय वस्तु को ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में लाया जाए। विषय वस्तु हमें ऐसी देनी चाहिए जो ज्ञान को बढ़ाए, ज्ञान में उपयोग आए, हर क्षेत्र में उपयोग में हो। तो यहाँ आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो 4 का हमें करना है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाने जाओ तो आपके लिए क्या ज़रूरी है? स्मृति स्तर, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि स्तर होना चाहिए, बौद्धिक स्तर, है ना, सीमितता, सरलता, ये चीज़ें। तो देखो शिक्षक में बिल्कुल सरलता तो नहीं होनी चाहिए, उससे विषय का ज्ञाता होना चाहिए, लेकिन बोध स्तर उनका इस पर मतलब बौद्धिक स्तर बहुत ही बेस्ट होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बोध स्तर। और
शिक्षण उद्देश्य में कौन सी विशेषता होगी, तो शिक्षण उद्देश्य में विशिष्टता होगी, ठीक है, विशिष्टता पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल वो विशिष्ट होना चाहिए अपने आप में। कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे, तो नेता के देखो वो उनसे बदला लूँगा नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं थी, शिक्षक बदले की भावना रखता है नहीं, चुप रहूँगा, कुछ ठीक है, उन्हें समझाऊँगा, अच्छी बात है, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूँगा। अगर आलोचना चल रही है तो अपना पक्ष रखेंगे कि मेरी आलोचना किस आधार पर चल रही है, मेरा ये पक्ष है, तर्क वितर्क करेंगे, 4 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है, तो शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है दोस्तों, ये आपको बताना है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ठीक बात है, सहयोग कार्य हेतु ठीक ठाक है, और उसके बाद बालकों को प्रभाव डालने होते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बालकों पर क्या प्रभाव डालना, पढ़ाना आपको, तो छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने, तो बिल्कुल आदर्श, शिक्षक आदर्श ही होते हैं, आदर्शों पर आधारित होते हैं, 4 का हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आप देखें 107, ये क्या कह रहा है कि एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उत्साह के साथ, उत्साहित रहना चाहिए, तो इसमें ये हो जाएगा। और जब मैं आपको देखो जिसमें 3 नंबर मिल रहे हैं उसी उत्तर को मैं बता देता हूँ, उसी को आपको करना है। जब एक नेता के साथ संवेगात्मक संबंध जुड़ जाते हैं तो नेता पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो संबंध तीव्र होते हैं, ठीक है, 1 नंबर कर देंगे हम। फिर है कि शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, तो कहाँ तक सहमत है, बिल्कुल पूर्ण सहमत है इसमें हम। और एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है, कारण का पता लगाएंगे कि ये गाली क्यों दे रहा है, 3 नंबर सही कर देंगे। आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा, तो निष्पक्ष होगा नेता, हमें किसी पर निष्पक्ष होगा दोस्तों, हम पक्षपात नहीं करेंगे, इसमें हमें 3 नंबर मिलेंगे। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि 112 क्या कह रहा है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह एक नेता होता है, बिल्कुल शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है। 112 क्या कह रहा है, तो उसमें छात्र सर्वोपरि होता है, वह एक अपने आप में आदर्श, वह क्या कि वो सीनियर होता है, नेता होता है, ठीक है, 3 कर देंगे हम। निर्णय निर्माण निर्भर करता है, निर्णय निर्माण निर्भर करता है, किस पर करता है ये आपको बताना है, तो नेता पर, सदस्यों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। निर्णय सही जब भी होगा जब नेता और सदस्य आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, संवाद करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, ठीक है। और कमज़ोर नेतृत्व का परिणाम होंगे, तो कमज़ोर नेतृत्व का परिणाम क्या होगा, जब नेतृत्व कमज़ोर होगा तो विद्रोह होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, 2 का। सृजनात्मकता का विकास हो जाता है, तो सृजनात्मकता का विकास हो जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता जो है ये होती क्या है, नए नए आविष्कार करना, ठीक है, ये होती है सृजनात्मकता, जिज्ञासु होना छात्र का। सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है, तो सृजनात्मकता के लिए अवलोकन है ना, वो बहुत ही आवश्यक है, किसी चीज़ का हम अवलोकन करते हैं, चिंतन भी ठीक है, लेकिन अवलोकन है ये बहुत आवश्यक है। 117 क्या कह रहा है कि सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है, तो अवबोध किस प्रकार का होता है, तो वो उपयोगी अवबोध होता है, जो सृजनशील व्यक्ति करते हैं वो दूसरों के लिए उपयोगी होता है। 118 क्या कह रहा है कि सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता किस क्रिया में होगी, तो किस क्रिया में होगी दोस्तों, चित्रकारी में होगी। आवश्यकता चित्र ऐसे नहीं बढ़ते, जिज्ञासु होते हैं वो तो चित्र बनाते हैं। सृजनात्मक परीक्षण हो सकते हैं, तो सृजनात्मक परीक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता की होड़ सृजनात्मकता के लिए होगी, तो किस प्रकार की होगी आपको बताना है, लाभदायक होगी। 121 क्या कह रहा है कि मूल्यांकन में किसकी व्याख्या की जा सकती है,
मूल्यांकन में शिक्षण विधियों की व्याख्या की जा सकती है। 122 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में निर्माण में अपेक्षित परिवर्तन करके अनुसार हो। तो किसके अनुसार हो दोस्तों? शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार हो। 23 का क्वेश्चन देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसा बनाता है? शिक्षण को कैसा बनाता है? पाठ्यक्रम निष्ठ बनाता है वो। 124 क्या कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा कार्य जरूरी होता है? मूल्यांकन प्रक्रिया में विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है, ये याद रखना आपको। आपके छात्रों की सदैव प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, अच्छे से पढ़ाई करें, पक्का सिलेक्शन होगा। एक व्लॉग चैनल है मेरा, आप मुझे भी सपोर्ट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। 125 का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपके छात्रों की सदैव आपसे ये शिकायत रहती है कि कक्षा में पढ़ाते समय आप बहुत जल्दी बोलते हैं। जल्दी बोलने का प्रमुख कारण ये हो सकता है। तो जल्दी बोलने का कारण क्या हो सकता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। और जब आत्मविश्वास की जिसमें कमी हो ना, वो जल्दी से पढ़ाकर वो टावरों गेल छुटा के जाते रहे कि यार ठीक है, रीडिंग मार के जाते रहे, है ना, तभी आत्मविश्वास की कमी है। विचारों का ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों का प्रेषण करना। तो आप इस बात में किस सीमा तक सहमत हैं? तो कहाँ तक सहमत है? पूर्ण सहमत है इसमें। तो कठिन एवं दुर्गम विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। तो किस प्रकार से कठिन जो विषय वस्तु होती है, दुर्गम होती है, उसे खंडों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। स्त्रिग्ध स्मूथ विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। इस कथन से कितने सहमत हैं? 128 क्या कह रहा है? तो पूर्ण सहमत है इसमें। कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए। कक्ष में विचार संप्रेषण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। 130 क्या कह रहा है कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक संप्रेषण के द्वारा। कुछ बातें बोलने की अपेक्षा इशारों से ही अच्छी प्रकार समझाई जा सकती है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं क्या? तो बोलने से ज़्यादा इशारों से, तो बिल्कुल हाँ, इशारों से भी बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती है। विचार संप्रेषण कला तथा विज्ञान दोनों ही है जिसे अर्जित किया जा सकता है। 132 में क्या आएगा? तो मनोवैज्ञानिक विधियों से इसे अर्जित किया जा सकता है। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं, तो बिल्कुल रोचक बनाते हैं ये। तो 133 में हमारा 1 हो जाएगा। 134 क्या कह रहा है कि विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। तो विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है छात्रों की तत्परता पर। जब छात्र तैयार होंगे तो अधिगम ज़्यादा होगा। 125 क्या कह रहा है कि शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है। क्या कह रहा है कि शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है। क्या आप कथन से सहमत हैं? इस कथन से आप सहमत हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ, ये सहमत है। 2 का हो जाएगा इसमें। फिर 136 क्या कह रहा है कि परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं दोस्तों? तो पूर्ण रूपेण इस कथन से सहमत हैं। 3 का हो जाएगा। BSTC करने के बाद जयपुर की एक युवती को जैसलमेर में पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वह युवती नहीं गई। क्यों नहीं गई भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। उसकी शिक्षिका बनने की इच्छा नहीं है। तो इच्छा तो थी उसकी। तृतीय ग्रेड में वेतन कम मिलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और वह जैसलमेर को पसंद नहीं करती, चलो हो सकता है, लेकिन ये दूर के कारण नहीं गई होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इच्छा वगैरह थी इसीलिए तो उन्होंने तैयारी की है, टीचर बनी है। दूर के कारण ही वो नहीं गई। और आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन है। क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल हाँ, करते हैं। 139 क्या कह रहा है कि जब कहीं नौकरी नहीं मिलती तो विवश होकर हम BSTC करते हैं, जिससे नौकरी का एक अवसर मिल जाता है। ऐसे युवक शिक्षण व्यवसाय के साथ न्याय नहीं कर पाते। इस कथन में आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आंशिक कुछ सहमत हैं इसमें। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती। तो कुछ एक होते हैं कि जिनको नौकरी नहीं मिली, फौज पुलिस में, अग्निवीर में मान लो आप ट्राई मारते हैं, नहीं मिले, उसके बाद भी BSTC करते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है। आप BSTC करके अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं भाई?
एक पवित्र व्यवसाय में जाने के अवसर मिले। ठीक है, और हकीकत तो है सभी पैसे के लिए बनना चाहते हैं, लेकिन हमें 3 का करना पड़ेगा यहाँ। आप निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों में नौकरी करना चाहेंगे, क्यों करना चाहोगे आप? उन्नति के अधिक अवसर यहाँ मिलते हैं, यहाँ इज्जत मिलती है। ठीक है, ज़्यादा देखा गया है कि प्राय निजी विद्यालयों में परीक्षा परिणाम राजकीय विद्यालयों से उत्तम रहते हैं। इसकी दृष्टि से आपका प्रमुख कारण क्या है? प्राइवेट में रिजल्ट अच्छा रहने का क्या कारण है? 142 क्या कह रहा है? सरकारी विद्यालयों में शिक्षक परिश्रम से नहीं पढ़ाते, तो सही मेहनत नहीं करते हैं शिक्षक बनने के बाद, बनने से पहले काफ़ी कर लेते हैं वो। शिक्षक का कार्य केवल अपने विषय का ज्ञान देना ही नहीं, वरन छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। अतः शिक्षक को इस हेतु प्रयास करना चाहिए। आप कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो पूर्ण सहमत हैं इसमें। तो शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे शिक्षक के रूप में? कथन पूर्णतः गलत है। सॉरी हमारा हम इसका पढ़ रहे थे। शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? शिक्षण को देंगे। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इस प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे। आपकी कह रहे हैं नहीं, ये तो गलत है, ऐसा गुड़ वेतन ये कोई थोड़े सरकारी में थोड़े होता है, हाँ प्राइवेट में लागू हो जाता है भाई। कक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? कैसा होगा भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्य व्यवहार होगा, हम जात पात नहीं करेंगे। बालक अलग अलग समूह का सदस्य बनता है, बालक अलग अलग समूह का सदस्य बनता है खेल हेतु। नेक्स्ट आप देखें कि व्यक्ति की अपनी विशेषता भी सामाजिक प्रस्तुतिकरण करती है, तो इसमें क्या आएगा? सामान्यतः। संवेदांग के रूप में ज्ञानेंद्रिय की श्रेणी में है। 149 में क्या आएगा? कर्णतंत्र। 150 क्वेश्चन देखें कि सामाजिक संवेदनात्मक अधिगम की आधारभूत सीढ़ी है, तो कौन सी सीढ़ी है? परिवार है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखो, पूरे पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। कुछ ही चुनिंदा वीडियो हैं, उनको ज़रूर देखकर चले जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।